Welcome. The topic we are discussing in this session is lipoprotein. Now let's understand what is lipoprotein is. See, as the name is suggesting, lipoprotein means it is going to be lipid plus protein. The protein part that we are talking here, it is apoprotein. अब पॉइंट ये आता है कि ये तो समझ में आ रहा है कि लाइपोप्रोटीन जो होता है लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, लेकिन हम ये मिक्स कर क्यों रहे? हम लिपिड और प्रोटीन को मिलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द लिपिड एंड हियर इज द प्रोटीन एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन. हमने ऐसा किया ही क्यों? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो प्रोटीन एपोप्रोटीन होता है, इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल. हमारी बॉडी में लिपिड को कभी भी कहीं से भी कहीं जाना हो, उसके लिए हमें लाइपोप्रोटीन बनाना पड़ता है. मतलब लिपिड जो होता है वो डायरेक्टली ट्रेवल नहीं करता, और अलग अलग टाइप के लिपिड होते हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल. तो जब भी इनको हमारी बॉडी में किसी एक ऑर्गन से निकल के किसी दूसरे टिश्यू तक पहुंचना है, तो एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है. जैसे मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड को मेरे इंटेस्टाइन से लीवर तक आना है, तो ट्राइग्लिसराइड जो होगा वो एक पर्टिकुलर एपोप्रोटीन के साथ मिक्स होगा और एक लाइपोप्रोटीन बनाएगा. वो लाइपोप्रोटीन ट्रेवल करेगा मेरे इंटेस्टाइन से लीवर तक और वहां जाके उस ट्राइग्लिसराइड को डिलीवर कर देगा. सो इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. सो वी हैव अंडरस्टूड कि लाइपोप्रोटीन हमारी बॉडी में क्यों बनाए जाते हैं. व्हेन इट कम्स टू लाइपोप्रोटीन, द फंक्शन ऑफ द लाइपोप्रोटीन, द फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड. ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड. हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के लाइपोप्रोटीन्स हैं. जो मेन टाइप्स हैं लाइपोप्रोटीन के, सच एज काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, आईडीएल, एचडीएल, ये सब क्या कर रहे हैं? आपने इनके बारे में बहुत सी बार देखा भी होगा. आपके फैमिली फ्रेंड्स में से जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन कराता है, लिपिड प्रोफाइल कराता है, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज देता है. सो एंड से फॉर एग्जांपल उसके अंदर काइलोमाइक्रोन बढ़ा हुआ है या वीएलडीएल बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कैसे इंटरप्रिटेट करना चाहिए? हमें बेसिकली फंक्शन पता होना चाहिए, तभी हम इंटरप्रिटेट कर पाएंगे. फंक्शन क्या है? ये अलग अलग टाइप के काइलोमाइक्रोन क्या है, इनका फिक्स रूट है. जैसे आपने देखा होगा, जैसे सिटी बसेस चलती है, उनके ऊपर नंबर लिखा रहता है और उसका रूट फिक्स होता है. जैसे मान लीजिए एक सिटी बस है, वो किसी सिटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट से चालू होती है और वो पूरा एक रूट घूमते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचती है. ऐसे एक सिटी के अंदर बहुत सारे सिटी बसेस चलते रहते हैं जिनके ऊपर नंबर लिखा रहता है, उनका रूट फिक्स होता है. उसी तरीके से ये जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाते हैं और इनका रूट बिल्कुल फिक्स होता है और ये पर्टिकुलर टाइप के लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए काइलोमाइक्रोन, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसको हम बाद में अलग से लिखेंगे. काइलोमाइक्रोन का क्या काम है? काइलोमाइक्रोन स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम इंटेस्टाइन और ये घूमता फिरता अल्टीमेटली पहुंचता है लीवर में. सो काइलोमाइक्रोन का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इंटेस्टाइन और अल्टीमेटली इसका डेस्टिनेशन हो गया लीवर. और ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ट्राइग्लिसराइड का. तो ट्राइग्लिसराइड को कभी भी इस रूट पे कहीं पे भी जाना होगा तो काइलोमाइक्रोन की हेल्प लेगा. इन द सेम वे द डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स आर देयर, जो हमारी बॉडी में एक पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाते हैं. अगर हम इन सारे लाइपोप्रोटीन को डेंसिटी ऑर्डर में जमाएं, जो कि इसके नाम में वैसे ही क्लियर है, तो काइलोमाइक्रोन जो होता है, इट इज हैविंग लीस्ट डेंसिटी. काइलोमाइक्रोन की सबसे कम डेंसिटी होती है. देन वी आर हैविंग द VLDL, very low density. Then we have the low density lipoprotein. Then we have the intermediate density lipoprotein, and then we have the HDL, that is having the highest density. क्योंकि इसके नाम में समझ में आ रहा है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL. नाउ द पॉइंट इज कि जब ये नाम में समझ में आ रहा है तो ये डेंसिटी ऑर्डर हम लिख क्यों रहे? इससे हमें क्या फायदा होगा? क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछेगा कि डेंसिटी ऑर्डर बताओ, क्योंकि नाम में समझ में आता है कि काइलोमाइक्रोन सबसे कम है, देन वेरी लो डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी, हाई डेंसिटी. ये दूसरा एक क्वेश्चन होता है, उसको ये सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे माइट आस्क इज दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑर्डर ऑफ वेरियस लाइपोप्रोटीन्स. इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए मैं सारे लाइपोप्रोटीन्स लेता हूं, काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, आईडीएल सारे लेता हूं, उसका एक मिक्सचर बना के यहां पे इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट पे रख दिया. अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को चालू करेंगे, जैसे ही हमने मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया, जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को चालू करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट पे, तो ये जो लाइपोप्रोटीन है ये मूव करना चालू कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज. कुछ लाइपोप्रोटीन जो होंगे वो यहां से मूव करके यहां तक पहुंच जाएंगे और वहां जाके कुछ इस तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे, बैंड जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज. कुछ लाइपोप्रोटीन्स होंगे जो यहां से चालू हुए और अल्टीमेटली यहां जाके सेटल डाउन हो गए. सो दे आस्क दिस कि सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होता है, सबसे कम किसमें होता है, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मूवमेंट ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट. इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मूवमेंट होता है इट इज एग्जैक्टली सेम एज द डेंसिटी ऑर्डर, जस्ट एक डिफरेंस है.
डिफरेंस क्या है, इसको इसके साथ स्वाइप कर दो, दिस इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑर्डर, एलडीएल को वीएलडीएल के साथ स्वाइप कर दो। सो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑर्डर याद नहीं करना पड़ेगा, और डेंसिटी ऑर्डर तो वैसे ही याद नहीं करना पड़ता है, वो तो नाम में ही समझ में आ जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑर्डर बताओ, आप दिमाग में सोचना डेंसिटी ऑर्डर के बारे में, और जस्ट वीएलडीएल को एलडीएल से स्वाइप कर लेना, ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑर्डर हो गया। तो जो सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है दैट इज एचडीएल, एचडीएल के अंदर हाईएस्ट मूवमेंट होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑर्डर, जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऑर्डर की बात करते हैं, मैं वापस से यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑर्डर को, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो आप देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे ये जो लाइपोप्रोटीन होते हैं ये एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जाते हैं और एक पूरा ऐसा बैंड बना देते हैं कुछ इस तरीके से। सो एचडीएल की वजह से जो बैंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा बैंड। एचडीएल के से जो बैंड बनता है उसको बोलते हैं अल्फा बैंड। वीएलडीएल जो बनाता है दैट इज कॉल्ड एज द बीटा बैंड। सॉरी एलडीएल जो बनाता है बीटा बैंड, वीएलडीएल जो बनाता है उसको बोलते हैं प्री बीटा बैंड। आईडीएल की वजह से जो बैंड बनता है उसको बोलते हैं ब्रॉड बीटा बैंड। काइलोमाइक्रोन तो मूव करता ही नहीं है, ये तो जहां पड़ा है वहीं का वहीं पड़ा रहता है, तो कोई बैंड बनाता ही नहीं है। हियर यू कैन सी इन द ब्लैक कलर, काइलोमाइक्रोन जहां पड़ा था वहीं का वहीं पड़ा है, तो इसने तो कोई बैंड बनाया नहीं। सो द हाईएस्ट मूवमेंट इट इज सीन इन एचडीएल, सबसे कम मूवमेंट देखने को मिलता है काइलोमाइक्रोन में, और जब ये मूव करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो ऐसे बैंड बन जाते हैं। तो बैंड के नाम से भी आपको पूछ सकते हैं कि सबसे दूर कौन सा बैंड जाके बनता है, सबसे दूर बनता है अल्फा बैंड, सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है एचडीएल के अंदर। देन इट इज गोइंग टू बी द ब्रॉड बीटा बैंड, द प्री बीटा बैंड, द बीटा बैंड, और सबसे लास्ट में आता है काइलोमाइक्रोन। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑर्डर। नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, मैंने आपको ये बताया कि ये जो लाइपोप्रोटीन है, चाहे काइलोमाइक्रोन हो चाहे वीएलडीएल हो, ये बेसिकली लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो हमें ये पता होना चाहिए ये कहां से चालू होते हैं और कहां तक जाते हैं और किसको लेके जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर में समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द काइलोमाइक्रोन। सबसे पहले हम बात करते हैं काइलोमाइक्रोन की, कि काइलोमाइक्रोन किसका ट्रांसपोर्ट करता है और कहां से कहां तक करता है। द फर्स्ट इज द काइलोमाइक्रोन। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ईट द फूड, और उसके अंदर अगर ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, द ट्राइग्लिसराइड व्हिच यू आर ईटिंग फ्रॉम इन योर फूड, दीस ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज द एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड। क्योंकि बाहर से आप खा रहे हो, एक्सोजीनस हो गया। ये ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जब ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए, किसी को इस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल को यहां से लेके जाना पड़ेगा लीवर तक। कौन लेके जाएगा? तो जो सटल सिस्टम चलता है वो है काइलोमाइक्रोन का। इंटेस्टाइन के अंदर एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। तो ये जो एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, ये एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल इस काइलोमाइक्रोन के बैक के अंदर सेटल हो जाते हैं, और अब काइलोमाइक्रोन अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है, जर्नी को स्टार्ट कर देता है। ये यहां से चलना चालू करता है और ये लीवर की तरफ जा रहा होता है। जब ये लीवर की तरफ जा रहा होता है काइलोमाइक्रोन एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड को लेके, एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर भरे हुए हैं, एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड इज देयर, और ये जा रहा था लीवर की तरफ। तो रास्ते में बहुत सारे टिश्यूज आते हैं, और रास्ते में जो बहुत सारे टिश्यू आए उन्होंने ये बोला कि आप हमारे को ट्राइग्लिसराइड चाहिए तो क्या आप दे दोगे? तो काइलोमाइक्रोन ये बोलता है कि आपको कितना ट्राइग्लिसराइड चाहिए, क्योंकि काइलोमाइक्रोन इज अ वेरी स्मार्ट लाइपोप्रोटीन। ऐसा नहीं कि सब लुटा देवे। ये क्या करता है कि रास्ते में जब लीवर की तरफ जा रहा था, अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड चाहिए होता है तो ये देते हुए आता है, लेकिन ये उतना ही देता है जितना चाहिए। सो मान लीजिए इस बैग के अंदर, ये जो काइलोमाइक्रोन का बैग था, इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स थे ट्राइग्लिसराइड के, और टिश्यू को चाहिए थे 900 मॉलिक्यूल्स। तो केवल 900 मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे ट्राइग्लिसराइड के टिश्यू को, जो बाकी का बच जाएगा वो इस बैग के अंदर ही रहेगा। द रिमेनिंग ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स विल रिमेन इन द बैग इटसेल्फ। और अब इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन, रेमनेंट काइलोमाइक्रोन। तो जब आप काइलोमाइक्रोन को कट करते हो, क्योंकि आपको यहां पे काइलोमाइक्रोन को कट करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड ट्राइग्लिसराइड को टिश्यू को देना पड़ेगा। तो जब आप काइलोमाइक्रोन को कट करते हो और ट्राइग्लिसराइड टिश्यू को देते हो, तो एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम का नाम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। सो विद द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, द फुल फॉर्म इज रिटन हियर, विद द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज काइलोमाइक्रोन को कट किया जाता है। जितना टिश्यू को चाहिए उतना दे देते हैं, जो बच गया उसको बोलते हैं रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन। अब ये रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन जो होता है, ये लीवर की तरफ जाता है। लीवर में इसको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होता है जो उसको वेलकम करने के लिए खड़ा रहता है, दैट इज एपोई।
विद द हेल्प ऑफ एपोई रिसेप्टर अब ये रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन जो होता है लीवर के अंदर चला जाता है और वहां जाके स्टोर हो जाता है। सो आप देखो कि काइलोमाइक्रोन की जो जर्नी थी वो चालू हुई थी इंटेस्टाइन से। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था? एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड को। इंटेस्टाइन से कहां लेके गया? पहले टिश्यू तक लेके गया और फिर जो बच गया उसको लीवर तक लेके गया। सो व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हेन इट कम्स टू द काइलोमाइक्रोन कंपोजिशन? काइलोमाइक्रोन का जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड होता है और जो प्रोटीन पार्ट होता है मींस एपोप्रोटीन जो होता है दैट इज B48। B48 ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है काइलोमाइक्रोन बनाने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और प्रोटीन होते हैं जैसे C2E, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फॉर द असेंबली ऑफ द काइलोमाइक्रोन, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज एपोप्रोटीन B48, बीटा 48। सो काइलोमाइक्रोन कैसे बना हुआ है? काइलोमाइक्रोन दो चीज से बना है। अगर आप कलर कोडिंग देख रहे हैं तो ग्रीन कलर जो है वो तो है एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड का, और जो ब्लैक कलर की चीज आपको दिख रही है यहाँ पे काइलोमाइक्रोन का जो बैग है, ये जो ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल है दिस इज द एपोप्रोटीन, ApoB48। सो काइलोमाइक्रोन दो चीज से बना हुआ है, ApoB48 और उसके अंदर हमने भर रखा है एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड। काइलोमाइक्रोन की जो डेंसिटी होती है इट हैज द लीस्ट डेंसिटी, इट हैज द लीस्ट डेंसिटी। दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द काइलोमाइक्रोन। कमिंग टू द सेकेंड वन, VLDL। मान लीजिए आप बाहर से लिपिड नहीं खा रहे, यू आर ऑन अ डाइट एंड यू आर नॉट ईटिंग द ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम आउटसाइड, तो आपकी बॉडी को खुद से ट्राइग्लिसराइड बनाने पड़ेंगे। और अगर ट्राइग्लिसराइड लीवर के अंदर बनते हैं तो हम उनको बोलते हैं एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड। अब इस एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड को कैसे भी करके हमें टिश्यू तक पहुंचाना होता है, जिस भी टिश्यू को ट्राइग्लिसराइड चाहिए। तो लीवर क्या करेगा? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू अ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज VLDL। एक एम्प्टी बैग, एक बैग बनाया गया VLDL। इस VLDL के अंदर ये जो एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल से इसको भरा जाता है और ये VLDL ट्रेवल करता है टूवर्ड्स द टारगेट टिश्यू। ये टिश्यू तक जाता है और टिश्यू से पूछता है कि आपको कितना ट्राइग्लिसराइड चाहिए, कितना ट्राइग्लिसराइड चाहिए। तो टिश्यू जितनी रिक्वायरमेंट बोलता है उतना ट्राइग्लिसराइड, उतना ही ट्राइग्लिसराइड टिश्यू को दे दिया जाता है। मतलब कि VLDL भी बहुत स्मार्ट मॉलिक्यूल है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड दे के आ जाएगा, ये उतना ही ट्राइग्लिसराइड देगा जितना कि टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो VLDL को कट किया जाता है, VLDL को कट किया जाएगा और कट करने के लिए एक एंजाइम यूज होगा दैट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज। सो विद द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज VLDL को कट करेंगे, जितना ट्राइग्लिसराइड चाहिए उतना ट्राइग्लिसराइड टिश्यू को दे दिया। और जो ट्राइग्लिसराइड बच गया, जो ट्राइग्लिसराइड बच गया दैट इज रेफर्ड एज द रेमनेंट ऑफ VLDL, रेमनेंट VLDL। ये रेमनेंट VLDL वापस आने लग जाएगा टूवर्ड्स द लीवर, और जब ये वापस लीवर की तरफ पहुंचेगा तो लीवर में इसको वेलकम करने के लिए वी हैव द स्पेशल रिसेप्टर विद द नेम ऑफ ApoE, और ApoE के थ्रू ये अंदर आ जाता है। ApoE काइलोमाइक्रोन के लिए भी था, VLDL के लिए भी था। सो VLDL किसका ट्रांसपोर्ट करता है? एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड का। काइलोमाइक्रोन किसका ट्रांसपोर्ट करता है? एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड का। कौन कहां से कहां तक करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। VLDL कहां से कहां तक लेके जा रहा है? ये लीवर से चालू करता है, टिश्यू तक लेके आता है और जो बचा हुआ है वापस लीवर में ले जाता है। वेरेस काइलोमाइक्रोन जो था वो इंटेस्टाइन से चालू होता है, टिश्यू तक जाता है, फिर अल्टीमेटली लीवर तक पहुंचता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज IDL, द थर्ड लाइपोप्रोटीन IDL। अभी तक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि लीवर की सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ApoE, और ये जो ApoE है ये दो लोगों को लीवर के अंदर जाने की स्पेशल प्रिविलेज देता है। व्हाट आर द टू मॉलिक्यूल्स व्हिच एंटर्स वाया दिस ApoE? वन वाज द रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन एंड सेकंड वाज द रेमनेंट ऑफ VLDL। VLDL और काइलोमाइक्रोन को लीवर के अंदर एक्सेस जो मिलता है वो मिलता है ApoE के थ्रू। हमें यह भी पता है कि रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन के अंदर जो लिपिड भरा हुआ होता था दैट वाज एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड, वेयरएज VLDL के अंदर जो होता है दैट इज एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड। अब जब ये दोनों लीवर के अंदर पहुंच जाते हैं, रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन, रेमनेंट ऑफ VLDL, ये दोनों जब लीवर के अंदर पहुंच गए तो लीवर ये बोलता है यार तुम दोनों के अंदर है तो ट्राइग्लिसराइड ही है, एक एंडोजीनस है एक एक्सोजीनस है, एक बाहर से आया हुआ है और एक लीवर ने खुद बनाया, लेकिन होने के लिए तो तुम ट्राइग्लिसराइड ही हो। एक में एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड है और एक में एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड है, लेकिन होने के लिए ट्राइग्लिसराइड है। तो लीवर क्या करता है? लीवर इन दोनों को मिक्स कर देता है कि तुम मेरे लीवर के लिए ये दोनों चीजें एक ही है।
लीवर बोलता है कि तुम दोनों मेरे लिए ट्राइग्लिसराइड ही हो, तो लीवर इन दोनों को मिक्स कर देता है. सो व्हेन यू मिक्स द रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन एंड रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल, अब जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम बोलते हैं आइडियल. सो आइडियल कुछ भी नहीं है, आइडियल इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ द रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल एंड रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन. इन दोनों के मिक्सचर को हम आइडियल बोलते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर, बेसिकली आइडियल क्या है? आइडियल इज रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल प्लस रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन. अगर इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़े कि कौन आइडियल ज्यादा बनाता है, तो ज्यादा तो बनता है रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल से. मेन कंपोनेंट तो ये होता है रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल. रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन होता है लेकिन कम होता है. दिस इज आइडियल. नाउ कम्स द फंक्शनिंग ऑफ एलडीएल. एलडीएल क्या होता है? तो लीवर के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि वी हैव द आइडियल मॉलिक्यूल्स. लीवर के अंदर आइडियल के मॉलिक्यूल होते हैं. आइडियल में क्या होता है? तो ट्राइग्लिसराइड होता है. अब मैं एंडोजीनस एक्सोजीनस की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया था. तो व्हाट इज आइडियल? आइडियल इज अ मिक्सचर ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड से लीवर क्या कर सकता है? फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल लीवर कैन सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल. लीवर जो है ट्राइग्लिसराइड से कोलेस्ट्रॉल बना देता है, और इस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में जहां जहां पे भी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाना होता है. अब इसको कैसे लेके जाएंगे? सो कोलेस्ट्रॉल इज अ डिराइव्ड लिपिड. कोलेस्ट्रॉल को डिराइव किया जाता है. किससे डिराइव करते हैं? ट्राइग्लिसराइड से. अब इस कोलेस्ट्रॉल को हमें लेके जाना है टू द डिफरेंट टिश्यू. हाउ इट इज गोइंग टू बी डन इज, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एलडीएल को. एलडीएल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इसको आपको लेके जाना है. दिस कोलेस्ट्रॉल विल बी फिल्ड इन दिस एलडीएल बैग. एलडीएल के बैग में कोलेस्ट्रॉल भर दिया, और ये एलडीएल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है लीवर से. इट गोज टू द डिफरेंट टारगेट टिश्यू. अब एलडीएल के साथ एक खराब बात यह है कि एलडीएल क्या करता है? एलडीएल ये नहीं देखता कि कौन सी टिश्यू को कितना चाहिए. ये जितना कोलेस्ट्रॉल लेके आता है ये सब कहीं ना कहीं दे के आ जाता है. ये वापस कुछ भी नहीं लाता. ये रिक्वायरमेंट नहीं देखता कि टिश्यू को कितना चाहिए. इसके बाद जितना ये सारा दे देता है. एलडीएल के ऊपर एक रिसेप्टर बना होता है. ये जो रिसेप्टर होता है ये एक प्रोटीन से बना होता है जिसको हम बोलते हैं B100. तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर ये कनेक्ट कर लेता है टिश्यू से, और ये सारा कोलेस्ट्रॉल दे देता है. और कभी कभी ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल भी दे देता है, और ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो जाता है. तो ये एलडीएल की खराब आदत है कि एलडीएल जो होता है वो टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं देख रहा है कि कितना चाहिए. इसके पास जितना कोलेस्ट्रॉल है सारा दे देता है. तो एलडीएल से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट याद रखना है? एलडीएल किसका ट्रांसपोर्ट करता है? कोलेस्ट्रॉल का करता है. कहां से कहां तक करता है? ये लीवर से चालू करता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू तक जाता है. क्योंकि ये रिक्वायरमेंट को नहीं देखता है, इसलिए एलडीएल को हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ऑल्सो कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू. जितना कोलेस्ट्रॉल इसके पास है सारा दे देता है. सो इट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल. बैड कोलेस्ट्रॉल. नाउ कम्स द एचडीएल. एलडीएल और एचडीएल भाई है. एलडीएल छोटा भाई है, एचडीएल बड़ा भाई है. तो व्हाट हैपेंस इज, लीवर को ये पता है कि ये जो छोटा वाला है, मतलब कि जो एलडीएल है, ये जहां पे भी जाता है वहां एक्सेस कोलेस्ट्रॉल डाल के आ जाता है. तो लीवर रिक्वेस्ट करता है बड़े वाले से, मतलब कि एचडीएल से, कि आप प्लीज जाओ और जहां जहां पे भी वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल डाल के आ गया है उसको वापस लेके आ जाओ. सो व्हाट द लीवर इज गोइंग टू डू इज, लीवर जनरेट्स अ एम्प्टी बैग, और इस एम्प्टी बैग का नाम होता है इमैच्योर एचडीएल. लीवर एक एम्प्टी बैग बनाता है एचडीएल का, जिसको हम बोलते हैं इमैच्योर एचडीएल. ये मेनली तो बनता है लीवर से, थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन से भी बनता है. ये इमैच्योर एचडीएल का काम ये है कि जहां पे भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है उसको वापस लेके आना है. तो लीवर ने एक एम्प्टी बैग बनाया जिसको हमने बोल दिया इमैच्योर एचडीएल. इसका काम ये है कि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि एलडीएल ज्यादा दे के आ गया था, इसको लेके आना है. इस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आना है. सो नाउ दिस एचडीएल मॉलिक्यूल विल कम एंड इट विल गो टू द टारगेट टिश्यू. अब एचडीएल को कैसे पता लगेगा कि कहां पे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है, उसको कैसे ढूंढना है? तो जो ये एचडीएल का बैग होता है इसके ऊपर एक रिसेप्टर बना होता है. ये रिसेप्टर होता है ABCA1, एटीपी बाइंडिंग कैसेट प्रोटीन A1, फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है. ये जो ABCA1 होता है ये क्या करता है? ये ऐसा एंटीना के जैसा होता है, और ये कहीं पे भी जहां पे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको ढूंढता है और उसके ऊपर जाके चिपक के उसको खींच लेता है. सो विद द हेल्प ऑफ ABCA1 इस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को अंदर ले लिया जाएगा. जब कोलेस्ट्रॉल को अंदर लिया जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. तो कोलेस्ट्रॉल को जब ऐसे सक किया जाता है, इट इज वाया एक्वस डिफ्यूजन. कोलेस्ट्रॉल को एक्वस डिफ्यूजन के मेथड से
एचडीएल का जो बैग है वो ले लेगा। अब क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल इस बैग के अंदर आ रहा है ये लिक्विड स्टेट के अंदर है, बेसिकली इट इज अ लिक्विड कोलेस्ट्रॉल, इज अ लिक्विड कोलेस्ट्रॉल। अब इस लिक्विड कोलेस्ट्रॉल के साथ एक प्रॉब्लम है कि लिक्विड कोलेस्ट्रॉल इस बैग से बाहर निकल जाएगा, हमें तो इस कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक लेके जाना है, तो अब ये लिक्विड कोलेस्ट्रॉल तो जा ही नहीं पाएगा, तो लीक हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, ये जो लिक्विड कोलेस्ट्रॉल है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉलिड कोलेस्ट्रॉल में, सो दैट ये यहां से एचडीएल के बैग से लीक नहीं हो, सॉलिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉलिड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, सॉलिड कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। सॉलिड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है ये होती है एक एंजाइम की जिसको हम बोलते हैं एल्केट। एल्केट एल्केट कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट कर देता है। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो होते हैं वो सॉलिड कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बन जाता है अब हम इस एचडीएल को बोलने लग जाते हैं मैच्योर एचडीएल। ये मैच्योर एचडीएल बन गया है, इसने अपना काम खत्म कर दिया। नाउ इट विल स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द लीवर, ये लीवर की तरफ जाने लगता है। जब ये मैच्योर एचडीएल का बैग, मैच्योर एचडीएल मतलब कि जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर भरे हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर फिल्ड, सीई का मतलब है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर सीई। तो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से भरा हुआ बैग जब ये लीवर की तरफ जा रहा होता है तो लीवर में इसको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं पता है, मतलब इसके लिए अंदर जाने के लिए रिसेप्टर ही नहीं है। आपको पता है लीवर के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एपोई, और इस एपोई के थ्रू दो ही मॉलिक्यूल अंदर जा सकते थे, रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल एंड रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन। रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल और रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन तो एपोई के थ्रू अंदर जाते हैं, लेकिन एचडीएल के लिए कोई अंदर जाने का एक्सेस पॉइंट ही नहीं बना हुआ है। तो अब कैसे करें, क्योंकि हमें पता है कि रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल और रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन, क्योंकि ये रेमनेंट है तो इनके अंदर खाली जगह होती है। तो एचडीएल क्या करता है, एचडीएल इन रेमनेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आप लीवर के अंदर ही जा रहे हो और ये जो मेरे पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर पड़ा है इसको भी लीवर के अंदर तक जाना है, तो आप इसको प्लीज लिफ्ट देके ले जाओ और लीवर के अंदर छोड़ देना। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के मॉलिक्यूल होते हैं इसको इनके अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है रेमनेंट्स के अंदर, और वाया द रेमनेंट्स, ये रेमनेंट से होते हुए, विद द हेल्प ऑफ रेमनेंट्स एपोई से होते हुए अल्टीमेटली ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है लीवर तक पहुंच जाता है। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को एचडीएल से रेमनेंट में ट्रांसफर करते हो तो हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन सेटअप। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन, फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन सेटअप। सो विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन हम कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर को ट्रांसफर कर देंगे और ये वापस चला जाएगा, एंड दिस इज हाउ द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हैज बीन ब्रॉट बैक टू द लीवर। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा इसको हम बोलते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। आरसीटी, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। ये कौन कराता है, ये कराता है एचडीएल। सो एचडीएल का काम है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आना, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को वापस लाने का काम करता है एचडीएल, दैट इज द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। एक बार मैं वापस से समझा देता हूं ये सब कैसे हो रहा है। सो यू कैन सी दैट एलडीएल जो होता है उसकी खराब आदत है, ये जहां पे भी जाता था एक्सेस कोलेस्ट्रॉल दे देता था, उस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हमें वापस लेके आना था। तो ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को वापस लाना था, ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को वापस लाने की जो जिम्मेदारी दी थी वो दी थी एचडीएल को। तो लीवर और इंटेस्टाइन एक एम्प्टी बैग बनाते हैं, उसको बोलते हैं इमेच्योर एचडीएल। ये इमेच्योर एचडीएल जाता है और ये यहाँ पे आएगा जहां पे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, इसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है, रेडार लगा हुआ है, उससे पता लग जाता है कि कहां पे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, उसका नाम है ABCA1। उसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल को ये अंदर लेता है। जब कोलेस्ट्रॉल अंदर आता है तो कोलेस्ट्रॉल लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड कोलेस्ट्रॉल लीक हो सकता है, तो इसको हमको सॉलिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना होता है। सॉलिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए एल्केट, ये इसको कन्वर्ट करेगा। अब ये सॉलिड कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ये लीवर की तरफ आएंगे, लेकिन लीवर के अंदर जाने का रास्ता नहीं है। लीवर के अंदर दो चीजें आसानी से जा सकती है, रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन एंड रेमनेंट ऑफ वीएलडीएल। तो एचडीएल क्या करेगा, एचडीएल रिक्वेस्ट करेगा इनसे कि आप अंदर जा सकते हो, ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को भी अंदर जाना है, इसको लेते जाओ। तो विद द हेल्प ऑफ सेटअप कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन सेटअप की मदद से कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को ट्रांसफर करेंगे और ये अंदर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आता है। एचडीएल जो है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आता है, इसलिए हम एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल को हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इट्स कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल।
This is the function of the HDL. So now you are familiar with the function of chylomicron, VLDL, IDL, LDL, HDL. इन सबके हमने फंक्शन देख लिया. कभी कभी क्या होता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ना इतना स्मूथ नहीं हो रहा था, कुछ इसमें खराबी आ जाती है. अगर लिपिड का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होगा तो जो डिजीज होगी उसको हम बोलते हैं लिपिड डिसऑर्डर. और ये बहुत सारे टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर की. टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर की. टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर को समझने से पहले हम पहले एक फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज कर लेते हैं. जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं. हमने ये पढ़ा कि खाने में जो हम एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड खाते हैं, एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल जो आप खाने में खाते हो, ये एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं और इनको जो ट्रांसपोर्ट करता है वो करता है काइलोमाइक्रोन. सो काइलोमाइक्रोन के अंदर एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल होते हैं. काइलोमाइक्रोन जो होता है वो टिश्यू तक जाता है और टिश्यू को जितना काइलोमाइक्रोन जितना ट्राइग्लिसराइड चाहिए होता है उतना ट्राइग्लिसराइड ये दे देता है. और कैसे देता है? द काइलोमाइक्रोन इज सपोज टू गिव द एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम दैट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज. और जो बच जाता है वो इसके बैग में पड़ा देता है. दैट इज कॉल्ड एज द रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन. और ये रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन विद द हेल्प ऑफ एपोई लीवर के अंदर तक पहुंच जाता है. सो दिस इज द जर्नी ऑफ द काइलोमाइक्रोन दैट वी हैव डिस्कस्ड. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम काम नहीं कर रहा होता है. अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं करता उसको हम बोलते हैं टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर इज देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज. लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं कर रहा. अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं करेगा, अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी. ये नहीं हुआ तो काइलोमाइक्रोन बढ़ेगा. लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं करेगा तो काइलोमाइक्रोन बढ़ेगा. काइलोमाइक्रोन बढ़ेगा मतलब कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बढ़ेंगे. अगर ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपने सर्जरी में पढ़ा है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया कैन लीड टू पैनक्रियाटाइटिस. हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया कैन लीड टू पैनक्रियाटाइटिस एंड दैट विल लीड टू पेन एब्डोमेन. तो जनरली ये जो पेशेंट होते हैं टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर वाले, ये प्रेजेंट करते हैं पैनक्रियाटाइटिस करके, पेन एब्डोमेन करके. तो जब हम इस पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस होता है और जब हम इसकी इटियोलॉजी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको पैनक्रियाटाइटिस क्यों हुआ और हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तब पता लगता है इसका तो ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से इसको पैनक्रियाटाइटिस हुआ है. और ये जो डिजीज होती है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, मतलब कि दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी होगी. मतलब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर मतलब काइलोमाइक्रोन्स बढ़ रहे हैं और फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स के काइलोमाइक्रोन्स बढ़ रहे हैं. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनेमिया. दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज familial hyperchylomicronemia. Familial hyperchylomicronemia. Next comes the type 2 lipid disorder. टाइप 2 के बहुत सारे सब टाइप्स है. सारे तो नहीं पढ़ने हमें केवल पढ़ना है टाइप 2A. टाइप 2A. Let's understand first again the simple basic concept which we have already discussed. लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बनाता है और नॉर्मली तो क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी होती है एलडीएल की. एलडीएल जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है टिश्यू तक और वहां पे जाके टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल दे देता है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर दैट इज B100. B100 रिसेप्टर की मदद से कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिलीवर हो जाता है. और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिलीवर होगा तो कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन होने लग जाएगा. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे होता है. कोलेस्ट्रॉल का काम होता है विटामिन डी बनाना, कोलेस्ट्रॉल का काम होता है बाइल एसिड बनाना, स्टीरॉयड हार्मोन बनाना. तो जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है उसको यूज हो जाता है, खत्म, मतलब उसको कंज्यूम कर लेते हैं हम. और उसको कंजम्पशन में हेल्प करता है ये रिसेप्टर B100. अब मान लीजिए हमारे पास में एक पेशेंट है, उसको क्या हुआ कि ये जो B100 है उसका ये खराब हो गया, ये रिसेप्टर खराब हो गया. अगर ये रिसेप्टर खराब हो गया तो ये ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा कोलेस्ट्रॉल का. सो व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम इन टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर इज इट इज अ डिफेक्ट ऑफ एलडीएल रिसेप्टर. एलडीएल के रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं. अगर एलडीएल के रिसेप्टर खराब हो गए तो कोलेस्ट्रॉल डिलीवर ही नहीं होगा. कोलेस्ट्रॉल डिलीवर ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता रहेगा क्योंकि यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है. कोलेस्ट्रॉल बन तो रहा है, यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहे थे, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है. और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है. इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट.
इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता बढ़ता है और पूरे फैमिली मेंबर्स में सबका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, सबका ज्यादा होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज familial hypercholesterolemia. This disease type 2 is also called as familial hypercholesterolemia. इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल अलग 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 जगह जमा होने लग जाता है. काम तो आ नहीं रहा है, यूज तो हो नहीं पा रहा है, तो अलग अलग जगह इकट्ठा होता है. कहां कहां पे हो सकता है? जैसे ही आईलिड में इकट्ठा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल. अगर कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से आईलिड में इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ज़ेंथिलेस्मा. कोलेस्ट्रॉल जो है वो टेंडन्स में भी इकट्ठा हो सकता है. दिस इज कॉल्ड एज द टेंडन ज़ेंथोमास. टेंडन ज़ेंथोमा बन जाएगा. प्लस इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड वेसल के अंदर भी इकट्ठा हो जाएगा. सो पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाएगा. सो इन पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, टेंडन ज़ेंथोमा होता है, ज़ेंथिलेस्मा होता है. ये सारी चीजें हमें यहां पे भी आप देखो, दीज आर द टेंडन ज़ेंथोमा. जैसे ट्यूमर जैसे बन गए, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है. दीज आर द टेंडन ज़ेंथोमास. सो टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर. टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर क्या होता है? टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर में एलडीएल के रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज ही नहीं हो पाता और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है. दैट इज कॉल्ड एज फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर. टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर. टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर में क्या होता है? नॉर्मली हमें पता है कि लीवर के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एपोई. एपोई का काम होता है टू वेलकम टू मॉलिक्यूल्स, रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन एंड रेमनेंट ऑफ VLDL. ये दो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये लीवर के अंदर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एपोई. एपोई की मदद से ये जो रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन होता है इसके अंदर भरा हुआ होता है एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड और रेमनेंट ऑफ VLDL के अंदर भरा होता है एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड और ये लीवर के अंदर तक पहुंच जाते हैं. मैंने आपको ये बताया था ये जो रेमनेंट होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड को तो अंदर लेके ही जा रहे हैं, ये एक चीज को और लेके जाते हैं. अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे तो आपको याद आ जाएगा, जब मैंने आपको HDL पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रेमनेंट होते हैं ये एक और चीज को लीवर के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं और उसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स. कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को भी ये अंदर लेके जाते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि हमें पता है कि रेमनेंट जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड को तो लेके ही जाता है, साथ में ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को भी लेके जाते हैं. कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को भी लेके जाते हैं. टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर का क्या मतलब है? टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एपोई खराब हो जाता है. द मेन प्रॉब्लम इन द टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर इज देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ एपोई. एपोई खराब होता है. अगर एपोई खराब होगा तो ये रेमनेंट्स अंदर ही नहीं जा पाएंगे और ये रेमनेंट्स जो होंगे ये लीवर के बाहर ही रह जाएंगे और बढ़ते रहेंगे और इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इस डिजीज का दूसरा नाम रख दिया हमने रेमनेंट रिमूवल डिजीज, कि रेमनेंट जो है वो रिमूव ही नहीं हो पा रहे. रेमनेंट रिमूवल डिजीज. अब अगर रेमनेंट रिमूव नहीं हो पाएंगे तो रेमनेंट अंदर नहीं जा रहे तो वो बाहर रह गए. और क्या क्या रेमनेंट के अंदर क्या भरा हुआ था? कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स थे, ट्राइग्लिसराइड था और ये बढ़ेंगे. अगर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स बढ़ने लग जाएंगे तो पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस होने लग जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा. लेकिन इन पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता जितना टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर में बढ़ा था. टाइप 2 में आप देखो, टाइप 2 में कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, ये आंख के यहां पे जमा हो गया था, ज़ेंथिलेस्मा हो गया था, ट्यूमर्स बन गए थे. दैट वाज टाइप 2. उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है. यहां पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता. तो एथेरोस्क्लेरोसिस तो होता है लेकिन टेंडन ज़ेंथोमास नहीं होते. सो देयर इज नो टेंडन ज़ेंथोमास एंड दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट द टाइप 2 फ्रॉम टाइप 3. टेंडन ज़ेंथोमा की मदद से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि टेंडन ज़ेंथोमा बन रहे हैं नहीं बन रहे. सो दिस इज कॉल्ड एज द टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर. दिस इज हैविंग ऑटोसोमल रेसेसिव पैटर्न. दिस इज कॉल्ड एज द रेमनेंट रिमूवल डिजीज. इसका एक और नाम होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेमिलियल डिस बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. फेमिलियल डिस बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. The last type of lipid disorder that is there is type 4 lipid disorder. Type 4 lipid disorder is very simple. It is due to overproduction of the endogenous triglyceride. एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड मतलब कभी कभी क्या होता है, लीवर जो है बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाने लग जाता है. अगर लीवर जो है बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाने लग जाएगा तो इसको हम बोलते हैं टाइप 4 लिपिड डिसऑर्डर. टाइप 4 लिपिड डिसऑर्डर में क्योंकि इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है ये ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, ऑटोसोमल रेसेसिव होता है और इसके अंदर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं फेमिलियल हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया. फेमिलियल हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया. और पर्टिकुलरली कौन सा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा? एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड, मतलब कि VLDL का मॉलिक्यूल बढ़ेगा. सो आई कैन से
कैसे पता लगता है कि टाइप 4 लिपिड डिसऑर्डर है? इसके अंदर VLDL ज्यादा होता है, क्योंकि एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड से जो रिलेट करता है वो है VLDL का मॉलिक्यूल. सो दीज आर द वेरियस लिपिड डिसऑर्डर्स दैट वी हैव, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. एक बार इसको समराइज कर लेते हैं हम. लेट्स कम टू द समरी. व्हाट हैपेंस इज द टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर में जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो काम नहीं कर रहा तो काइलोमाइक्रोन यूटिलाइज नहीं होते, बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है. दैट इज टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर. देन वी हैव डिस्कस द टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर. टाइप 2 में क्या हुआ था? रिसेप्टर खराब हो गया था LDL का, जिससे कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज नहीं हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था. इसलिए इसको हमने बोला था फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया. कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, ज़ेंथिलेस्मा हो जाएगा, टेंडन ज़ेंथोमास होंगे, कुछ इस तरीके से. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर. टाइप 3 लिपिड डिसऑर्डर में क्या होता है कि लीवर के ऊपर जो एक रिसेप्टर होता है एपोई, जो वेलकम करता है रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन और रेमनेंट ऑफ VLDL का, वो खराब हो गया था. अगर वो खराब होगा तो रेमनेंट्स लीवर के अंदर नहीं जा पाएंगे और बाहर ही रह जाएंगे, तो इसको हमने बोल दिया था रेमनेंट रिमूवल डिसीज. फिर आता है टाइप 4 लिपिड डिसऑर्डर. टाइप 4 लिपिड डिसऑर्डर में क्या होता है कि लीवर जो है बहुत ज्यादा VLDL बनाने लग जाता है. VLDL बनाने लग जाता है मतलब कि एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बनाने लग जाता है. इसको हम बोलते हैं टाइप 4 लिपिड डिसऑर्डर. एक कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज A बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. दिस इज द लास्ट लिपिड डिसऑर्डर, A बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. A बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया का मतलब होता है, A का मतलब होता है एब्सेंट और बीटा लाइपोप्रोटीन्स जो है वो एब्सेंट है ब्लड के अंदर. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड A बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया इज देयर इज एब्सेंस ऑफ बीटा लाइपोप्रोटीन्स. बीटा लाइपोप्रोटीन का एब्सेंस होने का क्या मतलब है? बीटा लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है बेसिकली काइलोमाइक्रोन एंड VLDL. अगर किसी की बॉडी में काइलोमाइक्रोन और VLDL नहीं बन पा रहे, उसको हम बोलते हैं A बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. पर्टिकुलरली हमारा जो मेन कंसर्न है वो है काइलोमाइक्रोन से. अगर हमारी बॉडी में काइलोमाइक्रोन नहीं बनेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, जब मान लीजिए आप लेट्स से पिज्जा हट गए, वहां पे आपने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा के अंदर जो लिपिड था दैट वाज एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड. आपने वो खाया, ये एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स थे, ये एब्जॉर्ब होने थे इंटेस्टाइन से और फिर इंटेस्टाइन से इनको एब्जॉर्ब करके लेके जाने वाला जो मॉलिक्यूल था वो था काइलोमाइक्रोन. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर हमारे पास एक पेशेंट है जिसके अंदर A बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया हो रखा है तो उसके अंदर काइलोमाइक्रोन बनेगा ही नहीं. काइलोमाइक्रोन नहीं बनेगा तो ये जो ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स थे ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे और ये ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स जो है एज इट इज स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. अगर ट्राइग्लिसराइड स्टूल के अंदर आने लग जाएगा, बेसिकली फैट इन द स्टूल हो रहा है, अगर फैट स्टूल के अंदर आने लग जाएगा इसको हम बोलते हैं स्टेटोरिया. सो अगर A बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया होगा तो पेशेंट को स्टेटोरिया होगा. ये तो होगा ही होगा, साथ में एक और चीज का लॉस होगा स्टूल में, दैट इज द फैट सोल्यूबल विटामिन. आप देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि फैट जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो खाने के साथ जो आप फैट सोल्यूबल विटामिन खाते हो वो भी फैट के साथ बाहर निकल जाएंगे. सो अगर काइलोमाइक्रोन नहीं बन पा रहा है, मतलब कि पेशेंट को A बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया है, तो एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड तो है वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा, साथ में फैट सोल्यूबल विटामिन. और हमें पता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं A, D, E के. सो विटामिन A, D, E के ये जो होंगे ये भी स्टूल के साथ बाहर चले जाएंगे और पेशेंट को विटामिन A, D, E के की कमी हो जाएगी. They will be lost in the stool, and this particular disease is called as A beta lipoproteinemia. So A beta lipoproteinemia में there is going to be loss of the fat in the stool, that is called as steatoria, and second there is going to be loss of fat soluble vitamins. फैट सोल्यूबल विटामिन में बिकॉज ADEK का लॉस होगा तो इस पेशेंट को ADEK की डेफिशिएंसी हो जाएगी. पर्टिकुलरली जो हम कंसर्न होता है वो होता है विटामिन A का. विटामिन A की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाएगा. विटामिन E की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो विटामिन E जो होता है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को बचा के रखता है, एजिंग को रोकता है. तो अगर विटामिन E की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पेशेंट को एजिंग होने लग जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी न्यूरोनल डीजनरेशन, डिमेंशिया होने लग जाएगा. विटामिन डी तो सनलाइट से बन जाता है. तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन डाइट से नहीं भी हो रहा है तो सनलाइट से थोड़ा बहुत बन जाता है, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी सिग्निफिकेंट दिखती नहीं है. और विटामिन के जो होता है ये भी हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है. तो जिसको ए बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया होता है उसके अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता और फैट के एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से विटामिन ADE का भी नहीं होता है और पर्टिकुलरली ए और ई की डेफिशिएंसी के सिम्टम आने लग जाते हैं और इसको हम बोलते हैं ए बीटा लाइपोप्रोटीनेमिया. अगर इसको हम फार्माकोलॉजी से रिलेट करते हैं, देखिए आपने ये सारी ड्रग्स पढ़ी होगी फार्मा के अंदर. द फर्स्ट ड्रग दैट यू हैव डिस्कस्ड इज, मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, उसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनिबिट करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनिबिटर, दैट इज स्टैटिन.
स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग जो होता है, स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स कैसे काम करता है? इट इज HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर। हमने जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है HMG कोए रिडक्टेज। तो जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन रहा है उसके अंदर हम ये एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं बाय गिविंग द ड्रग अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाता है। दूसरी एक ड्रग आती है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और हमें कम करना है, एक और ड्रग होती है। एक ड्रग ऐसी आती है जो हम खाने में कोलेस्ट्रॉल खाते हैं उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती, ब्लड तक पहुंचता ही नहीं और वो कोलेस्ट्रॉल बाहर ही निकल जाता है। दैट इज द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर। कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देता है। कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कौन इनिबिट करेगा? आप बताइए, आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर्स। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर कौन से होते हैं? इसको कंफ्यूज नहीं करना है बाइल एसिड एब्जॉर्प्शन इनिबिटर से। बाइल एसिड एब्जॉर्प्शन इनिबिटर, देखिए दो ड्रग्स हैं। एक होती है ड्रग जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, एक ऐसी ड्रग होती है जो बाइल एसिड को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। बाइल एसिड को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमने जब बाइल एसिड का चैप्टर पढ़ा था, मैं जस्ट नोट्स को स्क्रॉल अप कर रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, जब हमने बाइल एसिड वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो बाइल एसिड होते हैं वो, आप यहां पे देखिए, बाइल एसिड जो होते हैं वो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है और ये बाइल एसिड वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है और वापस से रीयूज हो जाता है। अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड वापस से एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, अगर बाइल एसिड एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, बाइल एसिड बाहर चला जाएगा, तो बार बार कोलेस्ट्रॉल को हमको यूज करके नए नए बाइल एसिड बनाने पड़ेंगे और कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम हो जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के 3 तरीके होते हैं। व्हाट आर द 3 ड्रग्स दैट कैन डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल? द फर्स्ट, या तो आप कोलेस्ट्रॉल बनने ही मत दो, दैट इज बाय गिविंग द स्टैटिन। सेकंड, आप कोलेस्ट्रॉल जो डाइट में खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब ही मत होने दो। अगर कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्प्शन इनिबिट करना है, दैट वी विल गिव द ड्रग इजेटेमिब। इजेटेमिब क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। थर्ड थिंग हम क्या कर सकते हैं, जो बाइल एसिड है उसको मत एब्जॉर्ब होने दो, तो बाइल एसिड बाहर जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बार बार यूज हो जाएगा बाइल एसिड बनाने के लिए। द ड्रग दैट इज डूइंग दिस प्रोसेस इज कोलेस्टेरामाइन। सो दीज आर द 3 ड्रग्स बाय विच यू कैन डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। एक ऐसा ड्रग होता है जो PPAR अल्फा की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर आप PPAR अल्फा एक्टिवेटर देते हो उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड के लेवल कम हो जाते हैं और HDL के लेवल बढ़ने लग जाते हैं। देन वी हैव नियासिन। नियासिन क्या करता है? तो नियासिन HDL के लेवल को बढ़ाता है, मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि LDL और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है नियासिन। सो दीज आर द वेरियस ड्रग्स बाय विच वी कैन कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ द लिपिड। If we summarize this entire chapter, we have discussed the various types of lipid disorder. सबसे पहले हमने बात की थी टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर। टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर में क्या होता है? तो टाइप 1 लिपिड डिसऑर्डर में बेसिकली जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो काम नहीं कर रहा होता है, उसकी वजह से काइलोमाइक्रोन बढ़ता है और काइलोमाइक्रोन बढ़ने से पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। सो द आंसर टू द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द पेनक्रियाटाइटिस। टाइप 2 लिपिड डिसऑर्डर में देयर वाज डिफेक्ट इन द LDL रिसेप्टर्स। LDL के रिसेप्टर्स खराब हो गए थे। टाइप 3 रिसेप्टर, टाइप 3 में क्या हुआ था? ApoE खराब हो गया था, रेमनेंट्स रिमूव नहीं हो पा रहे थे। सो टाइप 3 इज कॉल्ड एज द रेमनेंट रिमूवल डिजीज। टाइप 4 के अंदर बेसिकली ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है VLDL का। देयर वाज ओवर प्रोडक्शन ऑफ VLDL। और A बीटा लाइपोप्रोटीनियमिया में काइलोमाइक्रोन नहीं बनता है, उससे फैट सोल्यूबल विटामिन बाहर चले जाते हैं, फैट बाहर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटोरिया। दीज आर द वेरियस लिपिड डिसऑर्डर्स। अगर हम पूरे लिपिड चैप्टर को यहां पे समराइज करें, पूरी लिपिड की यूनिट को, तो आप देखिए यहां पे द फ्रूटी स्मेल, मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा हूं क्वेश्चंस को। फ्रूटी स्मेल ऑफ ब्रेथ, मैंने आपको डीके वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था। फ्रूटी स्मेल ऑफ ब्रेथ कौन से मॉलिक्यूल की वजह से आता है? एसीटोन की वजह से। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है? रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इट इज गोइंग टू बी HMG कोए रिडक्टेज। कीटोन बॉडी सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है? HMG कोए सिंथेस। HMG कोए सिंथेस। The most common ketone body that we are having is beta hydroxybutyrate. What are the secondary bile acid? I told you one word, LSD. Secondary को कैसे याद रखना है? LSD से। LSD मतलब कि L से और D से जो चालू होता है वो secondary है। So lithocolic acid, it is secondary bile acid. What is the rate limiting enzyme for bile acid synthesis? Bile acid synthesis rate limiting enzyme is 7-alpha hydroxylase. For the detection of ketone body, the test that we can do is the Rothera test. What is the marker of cholestasis? मैंने ये 2 पॉइंट आपको रेगुलर नोट्स में नहीं बताए। देखिए
नॉर्मली जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो तो हमने डिस्कस किए, एलडीएल, वीएलडीएल, काइलोमाइक्रोन, ये सब डिस्कस किया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन ए, लाइपोप्रोटीन एक्स। कोलेस्टेसिस जो होता है, अगर किसी की बॉडी में कोलेस्टेसिस हो रहा है तो उसके अंदर एक लाइपोप्रोटीन बढ़ता है, उसका नाम होता है लाइपोप्रोटीन एक्स। सो लाइपोप्रोटीन एक्स इज बेसिकली इज अ मार्कर ऑफ कोलेस्टेसिस। और अगर किसी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा हो रहा है तो उसके अंदर एक लाइपोप्रोटीन ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज लाइपोप्रोटीन ए। सो लाइपोप्रोटीन ए इज अ मार्कर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, lipoprotein A is for atherosclerosis and X is for cholestasis. So these are the various lipoproteins which are there to be remembered. And ये पूरा जो lipoprotein वाला chapter है ये बहुत important है. There are so many diseases are there, so many drugs are there. So we need to be understanding this concept thoroughly, just not for your exam purpose, also in your day to day life. आपके family friends वाले WhatsApp पे आपको reports भेजते रहते हैं lipid profile की, cholesterol की. So you should have a good idea that how these things are working, so that you can answer them concisely, that कि अगर VLDL बढ़ गया तो क्या होगा, chylomicron बढ़ गया तो क्या होगा, right? Thank you.